आज हम बीए सेकेंड ईयर में इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र में जो हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था मध्यकालीन इतिहास के स्रोत, जिसमें हम मुग़ल कालीन इतिहास के स्रोत पढ़ रहे थे। उसके पहले हम सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोत पढ़ चुके थे। मुग़ल कालीन इतिहास के स्रोतों में हमने सामान्य इतिहास की रचनाएं, क्षेत्रीय इतिहास की रचनाएं, आत्मकथाएं, ये सब कुछ पढ़ लिया था। अब इसी कड़ी में अगला जो हमारा मुग़ल काल के इतिहास को जानने का स्रोत है वो है क्षेत्रीय भाषाओं में इतिहास की जो रचनाएं हैं उसमें हमें पढ़ना है। पहले हमने दरबारी इतिहास की रचनाएं पढ़ी थी, सामान्य इतिहास की रचनाएं पढ़ी थी और आत्मकथाएं पढ़ी थी। अब हम क्षेत्रीय इतिहास की रचनाएं किस प्रकार मुग़ल कालीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है उसको हम पढ़ेंगे। क्षेत्रीय इतिहास की रचनाओं में सबसे पहला स्थान आता है राजस्थानी भाषा में लिखी गई ख्यात। ख्यात शब्द का अर्थ होता है ख्यातिपरक साहित्य। तो राजस्थान के अलग अलग रियासतों में चारण भाटों ने अपने अपने स्वामी की प्रशंसा में ख्यातें लिखी। इन ख्यातों का संबंध राजपूताना के राज्यों और उनके शासकों के इतिहास से संबंधित है। ख्यात साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है वो मुहणोत नैणसी के द्वारा लिखी गई मुहणोत नैणसीरी ख्यात है। इस नैणसीरी ख्यात में राजस्थान के तत्कालीन सभी प्रमुख राजपूत राज्यों का इतिहास वर्णित है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के इतिहास के लिए असमिया भाषा में लिखित बुरंजिया एक मूल्यवान स्रोत है। ध्यान दीजिए, ख्यात तो हो गया राजस्थान के इतिहास से संबंधित सोर्स। बुरंजिया असमी भाषा में लिखा गया एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। बुरंजिया असमी भाषा में, बुरंजिया में 13वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक असम के अहोम शासकों का वर्णन किया गया है। यह रचनाएं दरबारी संरक्षण में लिखी गई। जितनी भी बुरंजियाँ लिखी गई वो सारी बुरंजियाँ किसी न किसी अहोम राजा के दरबार में लिखी गई। और ये बुरंजियाँ जो है, समस्त बुरंजियाँ राजकीय दस्तावेजों पर ही आधारित है। तो ये बुरंजियाँ हो गई असमी साहित्य से संबंधित। फिर मराठों के इतिहास के अध्ययन के लिए प्रमुख स्रोत बखर कहलाते हैं, बखर के रूप में है। मराठी इतिहास को अगर जानना है तो हमें मराठा साहित्य जो है, मराठी साहित्य जिसको बखर कहा जाता है, उसमें हमें मराठियों का इतिहास मिलता है। इसमें कुछ बखर साहित्य शिवाजी के शासनकाल से संबंधित हैं और कुछ पेशवाओं की सत्ता के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ये जो बखर साहित्य की जो रचनाएं हैं, या यूँ कहें कि बखर कहलाने वाली जो साहित्यिक रचनाएं हैं, ये मराठी भाषा में लिखी गई है। इसी प्रकार ऐसी ही एक अन्य रचना शकावती है, शकावली। शकावली, इसमें तिथि क्रम के अनुसार ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख है। शकावली में तिथि क्रम के अनुसार ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। तो क्षेत्रीय इतिहास की रचनाओं में हमने राजस्थान की ख्यात साहित्य के बारे में पढ़ा, जिसमें मुहणोत नैणसीरी ख्यात सबसे प्रमुख है। असमी भाषा के साहित्य के रूप में हमने बुरंजिया के बारे में पढ़ा।
अहोम शासकों का 13वीं से 19वीं सदी का इतिहास उसमें संकलित है। मराठी इतिहास के बारे में जानकारी के लिए हमने बखर साहित्य के रूप में लिखी गई रचनाओं के बारे में पढ़ा। ये जो बखर हैं कुछ तो शिवाजी के शासनकाल की जानकारी देती है और कुछ बखर साहित्य में पेशवाओं के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। फिर हमने एक और सोर्स पढ़ा क्षेत्रीय रचनाओं में जिसको कहा गया शकावली। इसमें तिथि क्रम के अनुसार ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख है और शकावली भी मराठी भाषा में ही लिखित रचनाएं हैं। तो मराठी भाषा में एक तो बखर हमें मिलता है और दूसरा शकावली। तो यहाँ हमारी क्षेत्रीय रचनाओं का टॉपिक ख़त्म होता है। उसके बाद मुग़ल काल के इतिहास को जानने का जो अब हमारा अगला सोर्स है वो है सामंतों के जीवन वृत्तांत। सामंतों के द्वारा अपने जीवन वृत्तांत के संकलन तैयार कराए गए मुग़ल काल में। जितने भी मुग़ल सामंत थे उन्होंने अपने जीवन वृत्तांत के बारे में साहित्य तैयार करवाया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रचना जो मिलती है अब्दुल बाकी निहावंदी की रचना मासीरे रहीमी। ध्यान दीजिए, सामंतों के जीवन वृत्तांत, मुग़ल सामंतों के जीवन वृत्तांतों में सबसे पहली रचना जो हमें मिलती है वो है मासीरे रहीमी। इस मासीरे रहीमी के लेखक जो हैं वो हैं अब्दुल बाकी निहावंदी। अब्दुल बाकी निहावंदी ने मासीरे रहीमी लिखा। इसी प्रकार अकबर के प्रमुख दरबारी अब्दुल रहीम खान खाना के संरक्षण में ये मासीरे रहीमी नामक रचना लिखी गई। ध्यान दीजिए, मासीरे रहीमी नामक रचना मुग़ल सामंतों के जीवन वृत्तांतों को दर्शाती है। और इस मासीरे रहीमी की रचनाकार कौन है? वो हैं अब्दुल रहीम खान खाना। उन्होंने अकबर के दरबार में मुग़ल सामंतों के जीवन वृत्तांतों को दर्शाने वाली पुस्तक मासीरे रहीमी की रचना की। इसी प्रकार इस रचना में अब्दुल रहीम खान खाना के पूर्वजों का भी वर्णन किया गया है। अब्दुल रहीम खान खाना स्वयं एक सामंत था, तो उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के साथ साथ मुग़ल दरबार से संबंध रखने वाले विभिन्न विद्वानों और कलाकारों का विवरण भी हमें इस पुस्तक मासीरे रहीमी में मिलता है। साथ ही साथ भारत का सामान्य इतिहास भी हमें इस पुस्तक मासीरे रहीमी में ज्ञात होता है। जहांगीर के काल के प्रमुख सामंत थे खाने जहां लोदी। तो खाने जहां लोदी के जीवन वृत्तांत से संबंधित जो रचना है उसका नाम है तारीख़े खां जहानी। ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तारीख़े खां जहानी ये रचना जहांगीर के दरबार के एक प्रमुख सामंत खाने जहां लोदी का जीवन वृत्तांत है। इसी कड़ी में आगे देखें हम सामंतों के सामूहिक जीवन वृत्तांतों का संकलन। इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत जीवन वृत्तांत थे वो तो हमने दो रचनाएं पढ़ ली, अब्दुल रहीम खान खाना की मासीरे रहीमी और खाने जहां लोदी के जीवन वृत्तांत का वर्णन करने वाली जो रचना थी उसका नाम था तारीख़े खां जहानी। ये दो तो हमने पढ़ ली। फिर सामंतों के सामूहिक जीवन वृत्तांतों का जो संकलन है वो रचना का नाम है ज़ख़ीरतुल ख़वानीन। क्या नाम है उसका? ज़ख़ीरतुल ख़वानीन। ये ज़ख़ीरतुल ख़वानीन, इसके लेखक हैं फ़रीद बक्करी। कौन है? फ़रीद बक्करी। इस फ़रीद बक्करी की रचना ज़ख़ीरतुल ख़वानीन में सामंतों के जीवन वृत्तांतों का सामूहिक संकलन किया गया है। इसी कड़ी में
सामूहिक जीवन वृत्तांतों का एक और संकलन हमें शाहनवाज खां की रचना मासिर उल उमरा में भी मिलता है। मासिर उल उमरा शाहनवाज खां की रचना है, उसमें भी मुगल काल के सामंतों का सामूहिक जीवन वृत्तांत मिलता है। तो शाहनवाज खां की जो रचना है मासिर उल उमरा, ये भी हमें सामंतों के सामूहिक जीवन वृत्तांत के बारे में जानकारी देती है। अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के प्रमुख दरबारियों के ये जीवन वृत्तांत मुगल सामंत वर्ग की राजनीतिक भूमिका के बारे में, मुगल सामंतों के सामाजिक रहन सहन के बारे में और मुगल सामंतों की सांस्कृतिक अभिरुचियों के अध्ययन के लिए अत्यंत मूल्यवान स्रोत है। तो ये हो गए हमारे सामंतों के जीवन वृत्तांत, जो हमें मुगल काल के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्रदान करते हैं। इसी कड़ी में अगला जो हमारा मुगल कालीन इतिहास को जानने का स्रोत है वो है प्रशासनिक रचनाएं। मुगल काल की शासन प्रणाली अत्यंत सुसंगठित और विकसित थी। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध है, क्योंकि प्रशासन संबंधी अनेक रचनाएं इस काल में लिखी गई। इन प्रशासनिक रचनाओं में सर्वोत्कृष्ट नाम जो मिलता है वो अबुल फजल की आईने अकबरी का है। ये अकबरनामा का ही पूरक अंश है और इस आईने अकबरी में अकबरकालीन शासन व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख है। अकबरनामा के 3 खंड थे, तीसरे खंड का नाम ही आईने अकबरी है। अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखी। इसमें आईने अकबरी में अकबरकालीन शासन व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इस आईने अकबरी में मनसबदारी प्रथा जो अकबर के समय में प्रचलित हुई, अकबर के समय की लगान प्रणाली, केंद्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों के कार्य और अधिकार, केंद्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों के वेतन, विविध नियम और विधान आदि की विस्तृत जानकारी भी हमें आईने अकबरी में मिलती है। तो ये एक मूल्यवान स्रोत है अकबरकालीन इतिहास को जानने का आईने अकबरी। मुगलकालीन प्रशासन के अध्ययन के लिए इस आईने अकबरी को मौलिक स्रोत माना जाता है। शाहजहां और औरंगजेब के काल में जो शासन था उसके लिए प्रशासनिक संहिताओं के कई संकलन उपलब्ध हैं, जिन्हें दस्तूर उल अमल कहा जाता है। ध्यान दीजिए, दस्तूर उल अमल ये प्रशासनिक संहिताओं का संकलन है शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में। दस्तूर उल अमल, अगर आपसे कोई पूछे कि दस्तूर उल अमल में क्या संकलित है, तो शाहजहां और औरंगजेब के काल की प्रशासनिक संहिताओं का संकलन है दस्तूर उल अमल में। प्रशासनिक संहिताओं का संकलन का मतलब क्या है कि शासन प्रणाली कैसी थी, लगान निर्धारण किस प्रकार होता था, कितना होता था, तो लगान निर्धारण के आंकड़े, प्रशासनिक नियमावली, इसके अलावा प्रशासनिक पदाधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु जो आदेश जारी किए गए, उन सब का संकलन हमें दस्तूर उल अमल पुस्तक में मिलता है, जो कि शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो शाहजहां और औरंगजेब के समय के मुगल प्रशासन की कार्यप्रणाली का अध्ययन हम अगर करना चाहें तो हमें दस्तूर उल अमल को पढ़ना होगा। मुगल शासकों के द्वारा विभिन्न प्रांतों और विभागों में प्रशासनिक गतिविधियों और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के बारे में नियमित रूप से सूचना प्राप्त करने के लिए संदेशवाहक बहाल किए गए थे। तो ये जो संदेशवाहक होते थे ये विभिन्न मुगल प्रांतों में और विभिन्न विभागों में रहते थे और ये मुगल दरबार को अपनी सूचनाएं अखबार के रूप में भेजते थे। तो ये अखबार विभिन्न प्रांतों और विभागों में प्रशासनिक गतिविधियों और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए संदेशवाहकों के द्वारा भेजे जाते थे मुगल दरबार में। सामूहिक रूप से अखबाराते दरबार मुअल्ला ये मुगलकालीन प्रशासन को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। तो सामूहिक रूप से
मुगल कालीन प्रशासन को अगर समझना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? विभिन्न अखबारों का संकलन जिसका नाम है अखबाराते दरबारे मुवल्ला। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे मुगल काल के इतिहास को जानने की प्रशासनिक रचनाएं हो गई। तो ये मुगल काल के इतिहास को जानने का जो स्रोत है प्रशासनिक रचनाएं, वो हमारा पूरा हुआ। इसके बाद इंशा साहित्य। मुगल कालीन इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक रचनाओं का भी बहुमूल्य योगदान रहा है। इनमें पत्रों का संकलन, जिसे इंशा साहित्य कहा जाता है, उसका विशेष महत्व है। अबुल फजल के पत्रों का संकलन इंशा ए अबुल फजल कहलाता है। औरंगजेब के पत्रों का संकलन रुक्काते आलमगिरी कहलाता है। तो औरंगजेब के पत्रों का संकलन रुक्काते आलमगिरी, अबुल फजल के पत्रों का संकलन इंशा ए अबुल फजल। एक अन्य रचना है अहकाम ए आलमगिरी। ये भी औरंगजेब से संबंधित पत्रों का संकलन का जानकारी देती है। औरंगजेब से संबंधित रचनाएं अत्यंत उपयोगी है क्योंकि औरंगजेब के विवादास्पद व्यक्तित्व और उसकी नीतियों और आदेशों के विश्लेषण में इनका उपयोग अनिवार्य हो जाता है। अब आपके अगली कड़ी में आता है सूफी साहित्य। सूफी संतों से संबंधित साहित्य भी मुगल काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत के रूप में मूल्यवान है। प्रसिद्ध सूफी संत हजरत गौस ग्वालियरी की जो जीवनी है मनाकिबे गौसिया, ये शाह फजल शत्तारी ने लिखी थी। हजरत गौस ग्वालियरी जो सूफी संत हैं उनकी जीवनी कहलाती है मनाकिबे गौसिया। शाह फजल शत्तारी ने इसको लिखा था। इसी प्रकार शेख जमाल ने सियार उल आराफीन या सीरुल आरेफीन, शेख जमाल ने कौन सी रचना लिखी? सीरुल आरेफीन। इसमें हुमायूं के समकालीन अनेक संतों और धर्माचार्यों के जीवन वृत्तांत मिलते हैं। शेख जमाल की पुस्तक है सीरुल आरेफीन, जिसमें हुमायूं के समकालीन अनेक संतों और धर्माचार्यों के जीवन वृत्तांत मिलते हैं। इसी कड़ी में शेख अब्दुल हक देहलवी की रचना अब्बारुल अखियार, शेख अब्दुल हक देहलवी की रचना अब्बारुल अखियार और दारा शिको जो औरंगजेब का बड़ा भाई था उसकी रचना सफीनुतुल औलिया भी विभिन्न सूफी संतों की जीवनियों का विवरण प्रस्तुत करती है। इन जीवनियों के अतिरिक्त सूफी संतों से संबंधित अन्य रचनाएं भी है जिनमें सूफी सिद्धांतों और संस्कारों का वर्णन किया गया है, जिन्हें विभिन्न संतों ने समय समय पर लिखा। सूफी संतों के द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन मकतूबात कहलाता है। ये हमने सल्तनत काल में भी पढ़ा था और मुगल काल में भी सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन मकतूबात कहलाता है। इसमें मकतूबातों की श्रेणी में सूफी संत शरफुद्दीन मनेरी के लिखे गए पत्रों का संकलन मकतूबात सदी कहलाता है, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार सूफी संतों के प्रवचनों को मलफूजात कहलाता है। सूफी संतों के प्रवचनों का संकलन मलफूजात कहलाता है। तो मलफूजातों को पढ़ने से सूफी संतों की प्रवचनों की हमें जानकारी मिलती है। सूफी संतों की रचित काव्य रचनाएं भी है। इन सब के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक जो जीवन था मुगल काल का, उसका अध्ययन सुगम हो जाता है। सूफी संतों के अनेक संप्रदाय थे या सिलसिले थे, उनके सदस्यों की जीवनियाँ भी संग्रहित की गई है। इतिहास संबंधी रचनाओं में जहाँ इस प्रकार की सूचनाओं का अभाव है, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से संबंधित सूचनाओं का अभाव मिलता है ऐतिहासिक रचनाओं में, वहीं सूफी संतों से संबंधित यह साहित्य एक पूरक स्रोत के रूप में मूल्यवान माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा सूफी साहित्य का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है। ये भी मुगल कालीन इतिहास को जानने का स्रोत है। अब मुगल कालीन इतिहास को जानने के यूरोपीय स्रोत पढ़ेंगे हम, जो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।